सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। हम कक्षा द्वादशी हिंदी अनिवार्य, इसका अध्याय 9 फिराक गोरखपुरी जी का परिचय प्राप्त किया। उसके बाद में हमने रुबाइयाँ समझी और आज दूसरा जो बिंदु रहेगा वो अपना रहेगा गज़लों का। तो आज हम पढ़ेंगे गज़ल के विषय में। सबसे पहले ये समझना आवश्यक है गज़ल है क्या। जैसे हम आम भाषा में क्या कह सकते हैं, शायरी, और गज़ल जो है वो उर्दू की दुनिया में मतलब उर्दू साहित्य जगत में उसे एक पद्य भाग की विधा भी माना जाता है। तो आपको ये याद रखना है गज़ल जो है वो क्या है, वो उर्दू की एक प्रधान विधा है। उर्दू भाषा की क्या है, एक प्रधान विधा है, इसे गज़ल कहा जाता है। ठीक है, अब गज़लों के अंदर हम पढ़ेंगे फिराक गोरखपुरी हमें क्या समझाना चाहते हैं। इसमें क्या है, कवि की ठसक छुपी हुई है, दर्द छुपा हुआ है और उस दर्द के विषय में हम आज जानेंगे। मतलब वो अपने मन के भाव को किस प्रकार अभिव्यक्त कर रहा है। तो हम देखते हैं गज़लों की ओर चलते हैं। पहली गज़ल देखते हैं जिसमें हम देखेंगे पहली गज़ल कुछ इस प्रकार है। सभी अपनी पुस्तक में ध्यान देंगे। नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो बू गुलशन में पर तोले हैं। नौरस का आपको चापड़ पे दिखाई दे रहा है। नौरस का मतलब क्या हो जाएगा, नया रस। आप सभी लिखेंगे ये कठिन शब्द। गुंचे का मतलब कली, गिरहे गांठ और पर का मतलब हो जाएगा पंख। तो पुनः वापस देखेंगे कि कवि या गजलकार या शायर फिराक गोरखपुरी वो क्या स्पष्ट करना चाहते हैं। नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, अर्थात इस गज़ल से कवि ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्रकृति में नए नए रस का आगमन हो चुका है और मानो ऐसे लग रहा है गुंचे का मतलब मैंने बताया कली जो है वो अपनी पंखुड़ियों को खोलना चाह रही है। अर्थात एक कली जब अपनी पंखुड़ियों को फैलाएगी तो क्या बन जाएगी, पुष्प। अर्थात वो भी इस जमाने में आकर खिलखिलाना चाह रही है, हंसना चाह रही है। कौन, एक कली जो है। तो अगली अपन देखेंगे, या उड़ जाने को रंगों गुलशन में पर तोले हैं। तो यहाँ पे सीधा है, ऐसा लगता है कि रंग और सुगंध उड़ने के लिए अपने पंखों को फड़फड़ा रहे हैं। फूल है तो फूल में क्या है, फूल अलग अलग रंग के हैं और उसके साथ साथ क्या है, उसमें अलग अलग प्रकार की खुशबू। जैसे गुलाब का फूल अपन देखें तो सबसे तीव्र खुशबू वाला है, तो वो भी प्रकृति में अपना स्थान निर्धारित करना चाह रहे हैं, मतलब प्रमुख स्थान। तो सीधा इस शायरी का अर्थ ये देखेंगे कि इसमें गजलकार कवि जो है वो कह रहे हैं नौरस गुंचे पंखुड़ियों की, अर्थात कलियों की नई नई पंखुड़ियाँ खिलने लगी है और चारों ओर वातावरण सुगंधमय हो गया है। ठीक है, अगला देखेंगे। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। जर्रा जर्रा का मतलब क्या हो जाएगा, एक जर्रा शब्द का मतलब बुढ़ापा है और यहाँ जर्रा है मतलब स्थान। ठीक है, एक स्थान क्या है, मौन है। तो अब वापस देखेंगे अपन, इसके अंदर कवि जो है वो रात्रिकालीन समय का वर्णन कर रहे हैं। पुनः पंक्ति में देखेंगे, तारे आंखें झपकावे, रात्रि के समय क्या है, आसमान में अंधेरा छाया हुआ है और उस अंधेरे में मानो जो तारे टिमटिमा रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो अपनी आंखों को झपका रहे हैं। जर्रा जर्रा सोए हैं मतलब वही रात्रिकालीन में अपना पहरा दे रहे हैं। बाकी तो क्या है, वो हर एक स्थान पे लोग रात्रि के समय में क्या है, चीन निद्रा में अर्थात निद्रा में सो रहे हैं। फिर तुम भी सुनो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। कवि यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि रात में जो सन्नाटा छाया हुआ है, मतलब अपन कहते हैं ना कई बार मौन जो है सभी सवालों का जवाब बन जाता है। तो ठीक वही बात है कि रात्रि के समय में जो तारे छाए हुए हैं वो टिमटिमा रहे हैं, वो अपनी रोशनी से मतलब ये समझ लो टिमटिमाते हुए पहरा दे रहे हैं इस भूमंडल का, और चारों ओर सन्नाटा जो छाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि लोग चुपचाप सो रहे हैं और उनके मौन में भी हमें क्या है, ध्यान देना चाहिए कि उनका मौन ये किस कारण है। तो यहाँ पे कवि ने रात्रिकालीन का विषय किया है, लेकिन इसके साथ में उसके दिल में जो दर्द छिपा हुआ है वो उसका वर्णन कर रहा है और ये कहना चाह रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने प्रेम में डूबा हुआ है उसको चारों ओर क्या है, सन्नाटा ही नजर आ रहा है, कोई भी विषय वस्तु अच्छी नहीं लग रही है। और फिर वो क्या है, मतलब अच्छी से अच्छी चीज़ भी उसको अच्छी नहीं लग रही है, इसके चलते वो चुपचाप बैठा है। कहते हैं ना, महफिल में भी वो बिल्कुल शांत होकर बैठा है, तो उसका शांत होना, उनका मौन होना उसके दर्द को बयां कर रहा है। हम हो या किस्मत हो,
हमारी दोनों को एक ही काम मिला। आगे शायरी में कवि कह रहे हैं कि हम हो या हमारी किस्मत हो, हम दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रोल ले हुए हैं और हम किस्मत को रोल ले हुए हैं। अर्थात कवि यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी किस्मत ने मेरा साथ इस कदर छोड़ दिया है कि या तो मैं एकांत में बैठ के अपनी किस्मत पे अर्थात अपने भाग्य पे, किस्मत का मतलब होगा भाग्य, मैं अपने भाग्य को कोसता रहता हूँ, नहीं तो भाग्य बेचारा मेरे पास आके मुझे कोसता है कि मैं किस इंसान के पास चला आया। अर्थात वापस देखेंगे, हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों को एक ही काम मिला। यहाँ पे शायर कहना चाहता है कि मेरा और मेरे भाग्य का मानो एक जैसा रिश्ता नाता है। अर्थात मेरा भाग्य अभी कैसा है, अच्छा नहीं है, मैं इन दोनों में अंतर नहीं बता सकता, ठीक है। हम दोनों को एक ही काम मिला, हम दोनों का व्यवहार भी बिल्कुल एक जैसा ही है। अर्थात यहाँ पे ये मानेंगे गजलकार जो है वो अपने भाग्य को, सीधा सीधा आपको ये लिखना है, गजलकार फिराक गोरखपुरी जो है अपने भाग्य को कोसते हुए कह रहे हैं, अर्थात अपने आप को भाग्यहीन मानते हुए कह रहे हैं कि मेरे भाग्य को और मुझको एक ही काम मिला है कि हम हमारे आने वाली स्थितियों को देखकर या मेरे दिल में जो दर्द छिपा हुआ है उसको देखकर मैं अपने भाग्य पर पछताता हूँ और एकांत में जाकर रोने लग जाता हूँ। और रोते रोते गजलकार की कैसी मतलब बहुत ज़्यादा बुरी दशा अर्थात दुर्दशा हो चुकी है। चौथी गजल कुछ इस प्रकार है, जो मुझको बदनाम करे हैं काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। यह आज वर्तमान की दुनिया को इंगित करते हुए गोरखपुरी जी ने कहा है कि आज की दुनिया क्या है, सामने आपके मुंह के सामने तो आपके क्या है मित्र बने हुए हैं और पीठ पीछे वही मित्र आपके क्या कर रहे हैं, छुरी घोंपने का काम भी कर रहे हैं। बस वही कवि कहना चाह रहे हैं, पहले अपने भाग्य को उन्होंने बताया कि मैं भाग्यहीन हूँ या अपनी दुर्दशा पे पछता रहे, आगे फिर वो जमाने के साथ जो रिश्ते नाते हैं उनके विषय में बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं वापस देखेंगे कि इस अंश में कवि ये कहना चाहते हैं कि बदनामी करके अपने ही दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं कि लोग क्या करते हैं उनके विषय में जो बदनामी कर रहे हैं कि वो व्यक्ति तो ऐसा है, वो ऐसा है, उसकी तो क्या है, उसका तो फीडबैक ऐसा है, जो भी है। लेकिन कवि ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे लोगों की फिर जिसके सामने वो जाकर बुराई कर रहे हैं उसके सामने उसकी कीमत क्या रह जाएगी। वो ऐसा ही सोचेगा उसके प्रति कि आज ये व्यक्ति उस अपने मित्र की या बुराई कर रहा है तो कल को मेरी भी बुराई उसके साथ जाकर या उसके सामने जाकर कर सकता है। अर्थात उस जो बीच वाला व्यक्ति है जो बुराई करने का कार्य कर रहा है वो क्या है, वो मेरा पर्दा खोले या अपना पर्दा खोले। पर्दा मतलब मेरी हकीकत, पर्दा खोलना मतलब हकीकत सामने रखना या मेरी बातें जाकर दूसरों को बताना, भड़काना, पीठ पीछे बुरा भला कहना। वो कहकर राजी तो हो जाता है लेकिन उसका अस्तित्व इस जमाने में क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर ऐसे व्यक्ति पे कोई विश्वास नहीं करता और वो सभी के लिए अविश्वास का पात्र बन जाता है। इसलिए कभी भी हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। बुराई करने से पहले ये सोच लेना चाहिए अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो लोग उससे तो कुछ नहीं कहेंगे लेकिन हमें क्या कर देंगे कि यही है भड़काने वाला, अर्थात ये अविश्वास पात्र व्यक्ति है, फिर तुम पे कभी कोई भरोसा नहीं करेगा। अगली गजल देखते हैं, ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। अब यहाँ पे सौदा किसका हो रहा है, यहाँ प्रेम की कीमत के विषय में बताई जा रही है बात, यहाँ प्रेम की बात हो रही है। यहाँ सभी गजलों में हमें प्रेम को मुख्य बिंदु समझना है। क्यों? क्योंकि देखो जैसे तीसरी गजल आई थी अभी कि हम हो या किस्मत हो, हमारे दोनों को एक ही काम मिला। उसकी किस्मत में जब प्रेम नहीं था तो प्रेम को पाने के लिए कवि को फिर क्या आता है, रोना आता है और वो अपने भाग्य को कोसता रहता है, एकांत में जाकर रोता रहता है। फिर उसके बाद में देखें तो वो जिस विशेष से प्रेम कर रहा है तो यहाँ पे क्या है, जब जो मुझको बदनाम करे प्रेम में या अपन कहते हैं ना युद्ध में सब जायज है, वो वाली स्थितियाँ आ गई है। वो जिससे प्रेम कर रहा है जब उसका साथ उसे नहीं मिला, उसका सानिध्य नहीं मिला, निकटता प्राप्त नहीं हुई तो लोग क्या करते हैं, उसके प्रेम को ही बुरे शब्दों के द्वारा दूसरे के सामने रखते हैं, जिसके कारण उसने ये कहा है कि वो मेरे विषय में मतलब मेरा पर्दा खोल रहे हैं या अपना ही गलत होने का परिचय लोगों के सामने दे रहे हैं। और तीसरी जो अपनी ये गज़ल है उसमें भी यही है, इसमें भी प्रेम की कीमत दीवानगी के साथ में बताई है। और वापस देखेंगे, ये कीमत भी अदा करें हम मदरुस्ती है होशो आवास में। कवि जो गहरा और सच्चा प्रेम करता है अपनी प्रेमिका से, ठीक है, पूरे होश और हवास के साथ में, कहते हैं ना कि मैं पूरे होश और हवास में ये प्रण लेती हूँ कि वचन लेती हूँ, जो भी है पूरे होश और आवास में वो अपने प्रेम का वर्णन करते हुए कह रहा है कि सभी लोग मुझे दुनिया में क्या कहकर पुकार रहे हैं,
दीवाना कहकर पुकार रहे, परंतु तेरा सौदा करने वाले भी दीवाना होने हैं। कवि अपने प्रेम की कीमत भी पूरी समझदारी से रख रहा है और ऐसा कह रहा है कि जिस व्यक्ति विशेष ने इस दुनिया में रहते हुए प्रेम की कीमत को पहचान लिया है कि प्रेम वास्तविकता क्या है। एक शारीरिक हवस ही प्रेम नहीं है। प्रेम क्या है तो वो इस चीज़ का है कि इसमें जिसने प्रेम का सौदा कर लिया है, जैसे राधा और कृष्ण का प्रेम था, ठीक है, इंतजार भी प्रेम का ही प्रतीक है, ठीक है। तो यहाँ पे यही समझना है आपको कि जिसने प्रेम के विषय को समझ लिया, या कवि पूरे होशो आवास में है, वो प्रेम रस में या अपने प्रेम में इतना डूबा हुआ है कि वो उसके विषय में समझौता भी करना नहीं चाह रहा है, और वो ये कहना चाह रहा है कि जिस व्यक्ति ने इसको समझ लिया है वो मेरे जैसा ही क्या है, दीवाना होने हैं, अर्थात वो भी मेरी तरह दीवाना हो जाएगा। और फिर उसको समझ में आ जाएगा कि प्रेम में डूबना या प्रेम की वास्तविकता क्या है। अगली अपन देखते हैं, तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। जब प्रेमी और प्रेमिका का आपस में मिलन नहीं होता है तो वो अपनी प्रेमिका की इज्जत बनाए रखने के लिए, या एक प्रेमिका जो अपने प्रेमी की समाज में इज्जत बनी रहे, उसके लिए क्या है, उसके विषय में पहले ऊपर वाली पंक्ति की ओर ध्यान देंगे अपन। या क्या है, या संसार और प्रेम दोनों का जो उलझन है, दोनों का जो द्वंद्व है, दोनों का जो युद्ध चल रहा है। संसार के लोगों को प्रेम करने वाले पसंद नहीं है और प्रेमियों को ये संसार पसंद नहीं है, सीधी बात। क्यों? क्योंकि ये संसार या समाज उन पर रोक टोक लगाता है। और यहाँ पे दूसरा देखें तो प्रेमी लोगों को ये रोक टोक पसंद नहीं है। वो तो एक ही डायलॉग याद रखते हैं, प्रेम और जंग में सब जायज है, और उसके बलबूते पे वो अपना कार्य करते रहते हैं। तो वही चीज़ है, वापस देखना, तेरे गम का पासे अदब है कि तुम मेरे पास नहीं है, अपनी प्रेमिका को इंगित करते हुए कह रहे हैं मेरे पास नहीं है, लेकिन तेरा गम ही क्या है, तेरे पास होने की मुझे बार बार अनुभूति दिलाता है। कुछ दुनिया का ख्याल भी है, तेरा दुख भी मेरे दिल में छुपा हुआ है, और साथ साथ में दुनिया का, इस संसार का ख्याल भी मेरे दिल में दबा हुआ है। अर्थात मैं तुम्हारा भी अस्तित्व इस दुनिया में बनाए रखना चाहता हूँ, साथ साथ मुझे समाज की फिक्र है, लेकिन ये इन दोनों का जो द्वंद्व है ये कभी सुलझने वाला नहीं है। इसीलिए कवि या गजलकार शायर फिराक जी कहते हैं, सबसे छिपा के दर्द के मारे, इसलिए मैं मेरे दिल में जो दर्द छिपा हुआ है वो सबसे इस जमाने से मैं छुपा के एकांत में जाकर तेरी यादों को याद करके अपने मन को या अपनी आंखों को ठंडी कर लेता हूँ। अर्थात कवि अपने दुख के विषय में बताते हैं कि तेरा मेरा जो प्रेम है वो इस संसार को क्या है, मतलब संसार को बीच बीच में मान लो जैसे इनको बीच बीच में खलन पैदा कर रहा है, तो इसके चलते उसको समाज का ख्याल भी है, अपने परिवार की इज्जत का ख्याल भी है, परंतु उसके साथ साथ उसे अपने प्रेम का ख्याल भी है। लेकिन संसार और प्रेम, इन दोनों का द्वंद्व कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए बेचारा अपने प्रेम को अपने हृदय में ही, प्रेम रूपी ज्वाला को अपने हृदय में ही शांत करने का प्रयास करता है, और एकांत में जाकर, सुनसान जगह में जाकर रो रुआ कर अपने आप को शांत कर लेता है। और रोता क्यों है? क्योंकि उसकी यादें जो है, पास से अदब है, प्रेमी का पास नहीं है, लेकिन उसकी यादें उसके जहन में उतरी हुई है। तो आज ये अपनी 6 गज़लें हुई हैं। इन 6 गज़लों का भावार्थ आप कॉपी में करेंगे और आगे की गज़लें हम अगले अध्याय अपने कॉलेज में पढ़ेंगे। धन्यवाद।